हम बात करेंगे जो हमारे 11th क्लास की जो बायोलॉजी है उसके जो हर एक चैप्टर के पीछे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए क्या है ना कि पूरे चैप्टर की समरी उन पॉइंट्स के अंदर दे दी जाती है। पूरा चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज उसके अंदर दी गई है जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन वीडियोज़ के अंदर मैं चैप्टर के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या कोई टेबल जो इम्पोर्टेंट है या कोई जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है प्लस उनकी जो पीछे के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम इन वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर फर्स्ट की, जिसमें बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके अंदर क्या है कि बायोलॉजी की डेफिनेशन दी गई है कि बायोलॉजी होती क्या है। ठीक है, देखिए मैं इसे पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूँगी। पहला पॉइंट है कि जीव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है। इसके अंतर्गत जीवों की संरचना, वृद्धि कार्य, विकास, वितरण, वर्गीकी, नामकरण सहित जीवों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए क्या है ना कि बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस है, यानी कि जिसके अंदर सारी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनकी स्टडी की जा रही है, जो लिविंग्स हैं उनकी स्टडी की जा रही है, जिन चीज़ों के अंदर जीवन प्रेजेंट है उनकी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, तो इनके बारे में हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है कि जीवों की संरचना, अब हम जीवों के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उनकी संरचना के बारे में, उनका शेप क्या है, उनका मोर्फोलॉजी क्या है, वो किस तरह का उनका आकार प्रकार है। ठीक है, जैसे प्लांट का एक डिफरेंट आकार है, एनिमल एक डिफरेंट आकार का है, प्लांट के अंदर हाथ पैर नहीं मिल रहे हैं तो वहीं एनिमल के अंदर हमको उनके हाथ पैर मिल रहे हैं, तो इस तरह से उनका स्टडी किया जाता है। प्लस उनकी वृद्धि कार्य यानी कि उनकी ग्रोथ, वो किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या एनवायरनमेंट की ज़रूरत है जिसमें वो ग्रोथ करेंगे। ठीक है, साथ में उसके विकास, जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से वो डेवलप्ड हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, किस तरह उसकी सेल्स ग्रोथ कर रही है। ठीक है, और इसके बाद उसका वितरण, देखिए वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमारे यहाँ पर इतनी सारी वैरायटी प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हम देखें, एनवायरनमेंट की बात अगर हम करें, देखिए अगर हम राजस्थान की ही बात कर लेते हैं तो जो अरावली है उसी से हमारा राजस्थान दो पार्ट में डिवाइड है। एक साइड पूरा रेगिस्तान आ जाता है और एक साइड हमारी ग्रीनरी आ जाती है। तो ठीक है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ के एनिमल एंड प्लांट्स प्रेजेंट है। तो इनका जो वितरण का मतलब है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो हमारा पश्चिमी राजस्थान या हमारा रेगिस्तान है वहाँ पर कैसी वेजिटेशन या वहाँ पर कैसे एनिमल हमें देखने को मिल रहे हैं, वहीं हमारा जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर कैसे देखने को मिल रहे हैं, तो इन सब का स्टडी भी इसके अंदर किया जाता है। प्लस वर्गीकी, देखिए वर्गीकी मतलब होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को सीधा और सिंपल भाषा में अगर अपन बात करें तो वो होता है ग्रुपिंग। क्या है ना कि अगर आप इतनी सारी जो वेराइटी हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है, यानी कि जो इतनी सारी वेराइटी हमें देखने को मिल रही है, प्लांट्स में भी देखने को मिल रही है, एनिमल्स में भी देखने को मिल रही है, इनका क्या करना, ग्रुप में डिवाइड कर देना, यानी कि जिनके करेक्टर सेम है, ठीक है, उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देना। जिस तरह से हम हमारी बुक्स का भी डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हमने बायोलॉजी अलग रख दी, केमिस्ट्री अलग रख दी, फिजिक्स अलग रख दी, तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि अलग अलग ग्रुप के अंदर उनकी वेराइटी के अकॉर्डिंग, उनके स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग, उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करके रख देना, ताकि जब हम उन्हें पढ़ें तो वो हमारे लिए सिंपल हो सके। ठीक है, तो वर्गीकी के अंदर क्या किया जाता है, ग्रुप के अंदर रखकर अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। नामकरण, देखिए नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने ग्रुप के अंदर तो डाल दिया, लेकिन यहाँ पर हमारी देखिए बोली और भाषा में भी काफ़ी चेंजेस है। अगर हम आम को आम कह रहे हैं तो इंग्लिश में उसे मैंगो कहा जा रहा है, तो इस तरह से हम कैसे एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बारे में पढ़ पाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि वो मैंगो की बात कर रहे हैं और ये आम की बात कर रहे हैं तो ये दोनों चीज़ एक है। ये तो हमें पता है, तो हम जान सकते हैं, लेकिन कई लैंग्वेजेस ऐसी है जिसके बारे में हमें नहीं पता, ना हम उनकी भाषा जानते हैं ना वो हमारी भाषा जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक सीधा सा सिंपल सा वे निकाला कि यार ठीक है, दोनों नाम से नहीं जानेंगे, हम एक अलग नाम बनाएंगे। ठीक है, उसकी स्पीशीज़ और उसकी जीनस पर हम एक नाम बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसका एक नाम देंगे। और इस तरह से उन्होंने जैसे आम को दे दिया मेंजीफेरा इंडिका, अब उसको ओवरऑल मेंजीफेरा इंडिका के नाम से ही जाना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नामकरण दे दिया जाता है जीवों का, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। ठीक है, इस तरह से विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ये जो स्टडी है वो बायोलॉजी के अंदर की जाती है। तो एक तरह से यहाँ पर बायोलॉजी के बारे में बताया गया है कि बायोलॉजी के अंदर किया क्या जा रहा है बेसिकली। पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो बायोलॉजी है या जीव विज्ञान है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ग्रीक में बायोस से तो बायो मिला है और लोजिया से हमें उसे लोजी मिला है, तो इस तरह से बायोलॉजी बना है। बायोस मतलब होता है जीव, एनिमल, लिविंग्स, और लोजिया का मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जीवों का स्टडी किया जाता है। इस तरह से जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द बना है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो इसके अंदर बोला गया है कि एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ने 1673 में माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी से जो कई सारे जीव विज्ञान में उत्कृष्ट प्रगति हुई। ठीक है, मतलब
यहाँ पर बोला गया है कि जो एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। देखिए पहले क्या था कि माइक्रोस्कोप नहीं होता था, तो जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको देख पाना बहुत मुश्किल था। जैसे ही माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होती है तो क्या होता है कि हम वो जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनके बारे में भी अब हम स्टडी कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक का जो योगदान था वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। उसके बाद बात की गई है कि केर्लस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। देखिए केर्लस लीनियस जो है, इन्होंने 2 बुक्स लिखी। पहला था स्पीशीज प्लांटेरम और दूसरा था जेनेरा प्लांटेरम। इन्होंने क्या है, इन बुक्स के अंदर प्लांट्स की कई सारी स्पीशीज को डिस्कवर किया और उनको वर्गीकृत किया। देखिए वर्गीकृत के अंदर हमने बात की है ग्रुपिंग के अंदर, ग्रुप कर देना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इस तरह से कई सारे ग्रुपिंग के ऊपर बुक्स लिखी। प्लस इनको 2 बातों के लिए और याद किया जाता है कि इन्होंने क्या है, द्विनाम पद्धति दी नामकरण की। जिस तरह से हम किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को नाम दे रहे हैं तो वो किस प्रोसेस से दिया जा रहा है, तो वो जो प्रोसेस है उसको द्विनाम पद्धति कहा गया, वो भी केर्लस लीनियस की ही देन है। प्लस इन्होंने जो प्लांट्स है उनका जो सेक्शुअल क्लासिफिकेशन है वो भी केर्लस लीनियस ने ही सबसे पहले बताया। तो इस वजह से ये केर्लस लीनियस को जो है आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। देखिए बात कर लेते हैं 5th पॉइंट की। तो यहाँ पर जो है स्लीडर एंड शॉन ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। देखिए कोशिका सिद्धांत जो है 1838 के अंदर और 1838 से 1839 के अंदर दिया गया एक सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी के अंदर 3 पॉइंट्स की हम चर्चा करते हैं। देखिए इसके अंदर पहली बात ये बोली गई है कि कोशिका जो है वो जीव की आधारभूत इकाई है। जो हमारी सेल होती है वो एक बेसिक यूनिट होती है किसी भी जीव की। हम कहते हैं कि जो कोशिका होती है वो किसी भी जीव की संरचनात्मक, क्रियात्मक एंड जननात्मक इकाई है। मतलब जो भी है वो हमारी सेल है। इसी के ऊपर, इसी से हमारे जो इतने सारे एनिमल्स हैं, जो कि इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है, वो एक सेल से स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। सेल मिलकर टिश्यूज़ बने, टिश्यूज़ से मिलकर ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने। इस तरह से कोशिकाओं का आगे डेवलपमेंट होकर उन्होंने पूरा एक एनिमल बना लिया, ठीक है। वहीं दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाती है तो इसके अंदर बोला जाता है कि प्रत्येक कोशिका में एक जीव से संबंधित सभी लक्षण होते हैं, ठीक है। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कई सारे वायरस एंड बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं कि एक सेल के अंदर ही उनकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सेल के अंदर, एक सिंगल सेल के अंदर किसी जीव के सारे संपूर्ण कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वहीं 3rd पॉइंट की बात की जाती है तो बोला जाता है कि प्रत्येक नई कोशिका पुरानी कोशिका के विभाजन से ही बनती है। यानी कि देखिए नई कोशिका का डेवलपमेंट कैसे होगा, पुरानी कोशिका डिवाइड होगी और वही डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट होकर नई कोशिका बना लेगी। यानी कि एक सेल जो है वो डिवाइड होकर 2 सेल बना लेती है और इस तरह से जो इन 2 नई कोशिकाओं का निर्माण इस पुरानी कोशिका से ही हुआ है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो कोशिका होती है उसी से नई कोशिका बनती जाती है। 6 पॉइंट की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर बोला गया है कि चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। देखिए प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के अंदर क्या होता है कि जो इन्होंने बोला कि जो नेचर है, जो वातावरण है, उन्हीं लक्षणों का सिलेक्शन करता है जिसके कारण, जो कि वातावरण के अकॉर्डिंग उपयुक्त है। यानी कि मान लीजिए कि एक सांप हो गए, मान लो पहले सांप के बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन जब वो बिल में जाते थे तो वो पेड़ उनको जाने में प्रॉब्लम क्रिएट किया करते थे, तो धीरे धीरे वो पेड़ विलुप्त हो गए। इनके अकॉर्डिंग ऐसा है कि जिन अंगों का यूज़ नहीं है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। यानी कि जो हमारे एनवायरनमेंट को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ही रहेंगी, बाकी चीज़ें विलुप्त होती जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। यानी कि इन्होंने बोला कि जो प्रकृति के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा और जिसके अंदर ये फिटनेस नहीं है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा या डेड हो जाएगा। 7th पॉइंट के अंदर महर्षि चरक को फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या है, एक कॉन्सेप्ट दिया था वात पित्त कफ का। इनके अकॉर्डिंग अगर किसी इंसान के अंदर वात पित्त कफ ये तीनों कंट्रोल है, इनमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इंसान हेल्दी होता है, यानी कि वो स्वस्थ है। अगर किसी इंसान के अंदर बीमारी उत्पन्न होती है तो उनके वात पित्त कफ में से किसी एक चीज़ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाने की वजह से होती है। इन्होंने ही सबसे पहले उपापचय और मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन और जो हमारा जो प्रतिरक्षी तंत्र है उसके बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया। और साथ में इन्होंने क्या है कि एक बुक भी लिखी जिसका नाम चरक संहिता कहते हैं। वहीं बात करें 8th पॉइंट की तो इसके अंदर बोला गया है कि सुश्रुत विश्व के पहले चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य क्रिया का प्रचार किया, ठीक है। हम सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी भी कहते हैं, ठीक है। सुश्रुत जो थे वो विश्वामित्र के वंशज थे। इनका जन्म आज से 600 ईसा पूर्व हुआ था। देखिए जो सुश्रुत थे वो उसी टाइम पर प्लास्टिक सर्जरी कर लिया करते थे। ये जो पथरी है उसका इलाज कर लिया करते थे, मोतियाबिंद का इलाज कर लिया करते थे। हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो सुश्रुत है वो आज से इतने साल पहले भी इनको इतनी नॉलेज हुआ करती थी। इस डायग्राम के अंदर हमें दिखाया गया है कि किस तरह से सुश्रुत जो है मोतियाबिंद
अरविंद का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये एक पेशेंट है और साथ में देखिए हो सकता है उस टाइम पर कोई बेहोश करने की कोई दवा नहीं होती होगी, तो इस वजह से इन्होंने, इनके शिष्यों ने इस पेशेंट को पकड़ा हुआ है ताकि ये आराम से इसका ट्रीटमेंट कर सकें। इस तरह से शुशु जो है उस टाइम पर भी सर्जरी कर लिया करते थे। मतलब हम सोच सकते हैं कि भारत को क्यों विश्व गुरु कहा गया होगा, क्योंकि यहाँ के जो महर्षि थे, यहाँ के जो संत थे, उनके अंदर पहले से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी, पहले से उनके पास इतनी नॉलेज थी। इसीलिए कहा जाता है कि तक्षशिला के अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी कि अलग अलग देश के लोग यहाँ आकर स्टडी किया करते थे। लेकिन जब तक्षशिला को जलाया गया तो उसके अंदर इतना डेटा था कि कम से कम 1 महीने तक तक्षशिला सिर्फ जलती ही रही। 9th पॉइंट की, तो यहाँ पर बोला गया है कि जगदीश चंद्र बोस ने 1901 में छुई मुई या लाजवंती, जिसका बोटनिकल नेम है माइमोसा प्यूडिका, व शालपर्णी डेस्मोडियम गायरेंस पादपों पर विद्युत संकेतों के प्रभाव का अध्ययन किया है। किस तरह से, देखिए क्या होता है ना, जो छुई मुई है इसको हम टच मी नोट प्लांट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम इसके टिप को अगर टच करते हैं तो इसकी सारी पत्तियां एकदम से सिकुड़ जाती है। ठीक है, ये कैसे हो रहा है? ये इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक विद्युत संकेतों का प्रभाव है। मतलब जिस तरह से हम बात करें कि हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, मान लीजिए हम किसी गर्म वस्तु को टच करते हैं तो हाथों हाथ हमारा नर्वस सिस्टम हमारे हाथ को ऑर्डर देता है कि वहाँ से हाथ हटा लिया जाए। तो ये इतना जल्दी जल्दी ये काम करता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो छुई मुई है, यानी कि जो ये पौधे हैं, इनके अंदर भी वो विद्युत संकेतों का प्रभाव चल रहा है। यानी कि इन्होंने एक तरह से ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से जीव या जो जंतु है उनके अंदर जिस तरह से जीवन प्रेजेंट है, उसी प्रकार से पौधों के अंदर भी जीवन प्रेजेंट है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने इस तरह से लिया है कि उनके अंदर भी जिस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है, उसी तरह से उनके अंदर भी विद्युत संकेतों का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं 10th 11th एंड 12th पॉइंट की। देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट है जो कि हमें याद रखना है। देखिए जैसे यहाँ बोला गया है कि बीरबल साहनी एक भारतीय पुरावनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के जीवाश्मों का अध्ययन किया। ठीक है, और वहीं पंचानन महेश्वरी को इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के फादर के नाम से जाना जाता है, यानी कि इन्हें भारतीय पादप भ्रूणिकी के जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या है, सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो पादपों के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाने की इन्होंने ये डिस्कवरी की। वहीं बात करें MS स्वामीनाथन को, उनको भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये नाम हमें याद रखने हैं, बीरबल साहनी का, पंचानन महेश्वरी का और MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है, पंचानन महेश्वरी फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है, और बीरबल साहनी जो है भारतीय पुरावनस्पति वैज्ञानिक है। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ बोला गया है कि कोई भी जीव सजीव है या नहीं, इसका पता आसानी से उसके सजीवता के लक्षणों से लगाया जा सकता है। अब सजीवता के लक्षण क्या होते हैं? सजीवता के लक्षणों की अगर हम बात करें तो जो हमारी ग्रोथ, मूवमेंट, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये सारी जो चीज़ें हैं जो सजीवता के करेक्टर्स हैं, यानी कि वो करेक्टर्स जिसकी वजह से सजीव या लिविंग्स को नॉन लिविंग्स के अलग किया जाता है। और अगर हम डिफाइनिंग करेक्टर की बात करते हैं यहाँ पर कि सजीवों का डिफाइनिंग करेक्टर क्या है, तो वो होता है मेटाबॉलिज्म।